Good morning students and welcome in our further video of history standard 8. Students, we are learning our chapter number 2, that is from trade to territory. We came to our last parts of this lesson, that is the company army. So students, you have to open the page number 22nd and listen carefully. We have to see about company army. Colonial rules in India brought in same new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. यानी जो भी कॉलोनियल रूल आए थे इंडिया में, न्यू आइडियाज़ लेके एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन उनकी जो पावर थी सिर्फ रेस्ट हो गई मिलिट्री स्ट्रेंथ, यानी जो मिलिट्री पावर है, सैन्य दल की पावर जो है वो इम्पोर्टेंट मानी जाए गई. द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज बाय cavalry, sawars, trained soldiers on horseback and infantry, that is पैदल फुट सोल्जर्स. यानी जो मुगल थे उन्होंने आर्मी मेनली कंपोज की कौन लोगों के भी दो टाइप में कौन से, कैवल्ट्री एंड इन्फेंट्री. देखो बच्चों, कैवल्ट्री का मीनिंग है घोड़े पे बैठ के चलने वाले, ठीक है, यानी घोड़े पे जो ट्रेन सोल्जर्स थे हॉर्सबैक पे, ओके. और इन्फेंट्री का मीनिंग है इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले सोल्जर्स, ओके. कैवल्ट्री यानी घोड़े पे और इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले जो सोल्जर्स थे उनके बारे में बच्चों हमें बताया गया, ओके. दैट इज पैदल, ओके. दे वेयर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीर अंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड. उनको तीर अंदाजी का, आर्चरी का और स्वॉर्ड तलवारबाजी चलाने का पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था. द कैवल्ट्री डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री. यानी कैवल्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, यानी कैवल्ट्री ज़्यादा होना, यानी घोड़े पे चलने वाले जो भी सोल्जर्स है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना. फाइल जो ये है इन्फेंट्री है पैदल वाले, तो पैदल वाले की इतनी ट्रेनिंग कर ली उन्होंने, यानी पैदल वाले कम हुए तो भी चलेगा, जो घोड़े वाले जो है कैवल्ट्री वो सेना ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मानते थे. द रूरल एरियाज हैड अ लार्जर नंबर ऑफ आर्मीज, पीजेंट्स एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विथ पैदल सोल्जर्स. देखो, जो भी रूरल एरियाज थे उनके पास लार्ज नंबर ऑफ आर्म पीजेंट्स थे, और जो भी लोकल जमींदार थे वो सप्लाई करते थे मुगल लोगों को पैदल सोल्जर्स को, ठीक है. After that, students, a change occurred in 18th century. When Mughal successor state like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. तो क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ 18th सेंचुरी में. जो भी मुगल के जो भी सक्सेसर है, मुगल के जो आगे वाले जो थे लोग, तो वो अवध और बनारस में जो भी पीजेंट्स को रिक्वायरिंग करना स्टार्ट किया, आर्मी बनाना, और उनको ट्रेनिंग दिया एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स को. कहाँ पे, बनारस और अवध के जो थे उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स की ट्रेनिंग. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी विच केम टू बी नोन एज सिपाही आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर्स. यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भी सेम मेथड अडॉप्ट की. जो भी आर्मी है उनको काम में लाना और उनको सिपाही कहना, सिपाही आर्मी, यानी जो इंडियन वर्ड सिपाही था ना, तो सोल्जर के लिए वैसे सिपाही. एज वारफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s, द कैवल्ट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन. देखो, अभी पूरा बदलाव आया, पूरा चेंज हो गया. 1820 में क्या हो गया, जो कैवल्ट्री रिक्वायरमेंट ऑफ आर्मी वो डिक्लाइन. कैवल्ट्री की जो भी इंपॉर्टेंस था कैवल्ट्री का, यानी घोड़े पे बैठ कैवल्ट्री का, तो कम हो गया. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बुर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, फेयर सोल्जर्स वेयर आर्म विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. देखो 1820 में क्या हो गया, जो भी कैवलरी तो जो उनका जो भी महत्व था घोड़े पे चलने वाले का, घोड़े पे बैठ के, तो उनका महत्व कम हो गया और पूरा इन्फेंट्री को महत्व आ गया, जो इम्पोर्टेंस आ गया, ठीक है. क्योंकि जब कंपनी ने स्टार्ट किया, ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया बुर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में, तो सोल्जर के साथ क्या थे, मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. मस्केट्स यानी एक हेवी गन रहती है, जो इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाले जो भी सोल्जर्स है वो ये हेवी गन यूज करते, उसको मस्केट कहते हैं. और मैचलॉक किसके कहते हैं, यहाँ पे आपको दिया है बच्चों, एन अर्ली टाइप ऑफ गन थी वो, उसको मैचलॉक्स कहते, ठीक है. तो इसीलिए द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप
pace with changing military requirements and its infantry regiments now become more important। इसलिए पैदल चलने वाले सैनिक गन लेके जो पैदल चलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए किनसे, जो कैवल्ट्री घोड़े वाले थे, ठीक है। उसके बाद इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यानी अपना खुद का एक यूनिफॉर्म, खुद का एक मिलिट्री कल्चर होना अलग से, ऐसा मानते थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में। सोल्जर्स वेयर 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस, सोल्जर्स वेयर इंक्रीजली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। देखो सोल्जर्स को पूरा सब्जेक्टेड किया एक जगह यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, उनको यूरोपियन ट्रेनिंग की स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग देने लगे। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर, यानी उनको डिसिप्लिन, उनको रेगुलर, उनकी राइट, उनकी जो भी लाइफ थी वो रेगुलेटेड हो गई, यानी उनको ड्रिल जो भी प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग किए जाती थी डिसिप्लिन के साथ, ओके। Often this create problems since caste and community feelings were ignored by the building of a force professional soldiers, यानी जो भी कास्ट कम्युनिटी थी लोगों की, तो वो उनको तो ध्यान में ही नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स खाली कैसा यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के बारे में उन्होंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे पूरे जो सोल्जर है वो प्रोफेशनल सोल्जर बन गए। वहाँ पे उनके बीच ना उनकी कास्ट आ गई ना कम्युनिटी आ गई, ओके, सब सोल्जर्स एक जैसे। क्योंकि जो अंग्रेज थे बच्चों, तो अंग्रेजों को तो ये कास्ट और ये हमारे इंडिया में चलता था, ठीक है, उनको तो कुछ उनसे नहीं, उसको सिर्फ प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाने थे, ओके। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, क्या कोई खुद के कास्ट और फीलिंग्स को यानी दूर हटाएगा, मानेगा नहीं, या सिर्फ प्रोफेशनल सोल्जर्स बन के ही रहेगा। कुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज ए सोल्जर्स एंड नॉट एज ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी, सिर्फ वो खुद को एक सोल्जर, एक सैनिक की तरह देखेंगे, और वो क्या, वो अपने खुद की कम्युनिटी, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, मेंबर्स नहीं मानेंगे समाज का, ऐसे कुछ बातें भी थी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे, ओके। व्हाट डिड द सिपोई फील, सिपोई यानी जो सिपाही है, इंडियन सिपाही, तो उनको कैसा लगेगा। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंज इन देयर लिव्स एंड देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लिव्स है, उनका जो जीवन पद्धति में जैसे चेंज हो गए, उनके लिए वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनकी जो आइडेंटिटी यानी उनकी जो पहचान थी ये सोल्जर्स की, तो उसके बारे में क्या रिएक्ट करेंगे ये सब। दैट इज देयर सीन्स ऑफ हु दे वेयर, यानी उनका सीन, वो कौन थे। The revolt of 1857 gives a glimpse into a world of the sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. तो इसके बाद जो है 1857 का रिवॉल्ट हो गया बच्चों, और वो हमें चैप्टर नंबर 5 में देखना है, ओके। उसके बाद इस चैप्टर से कंक्लूजन क्या मिलता है, हमने चैप्टर में क्या देखा, ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू सी दैट। Thus, the East India Company was transformed from the trading company to the territorial colonial power। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, वो ट्रांसफॉर्म हो गई टेरिटोरियल कॉनिकल पावर, यानी एक अपना एक जमा, वहाँ पे अपना एक जगह बनाई उन्होंने इंडिया में आके। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस, और जो भी स्टीम टेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ तो 19th सेंचुरी में, तो उनकी प्रोग्रेस और बढ़ गई, उनको और हेल्प मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। टिल देन इट विल टेक एनी फेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया बाय सी। देखो उनको 6 to 8 months लगते थे बच्चों इंडिया में आने के लिए बाय द सी वे, लेकिन जैसे ही स्टीम शिप्स का यूज यानी इन्वेंशन हो गया, तो स्टीम इंजन्स रिड्यूसेस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो जैसे स्टीम इंजन का स्टीम शिप का सर्च हुआ, यानी वो ये स्टीम इंजन डेवलपमेंट्स होगी, तो क्या हो गया, ब्रिटिश को और इजी हो गया, यानी 3 weeks में ही वो इधर से उधर आ जा सकते थे, यानी ब्रिटिश और उनकी फैमिली लेके वो क्या करते थे, इंडिया की कंट्री जैसे, इंडिया जैसे कंट्री में 3 weeks में ही आ सकते थे। उसके बाद बताया गया है बाय 1857 का जो भी रिवॉल्ट था, द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% of their territory and 78% of the population of the Indian subcontinent, combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country. The East India Company had virtually a whole of India under its control। देखो बच्चों यहाँ पे आपको बताया
57 के बाद जैसे इंडिया पे जो भी टेरिटरी थी, इनका जो राज था, तो वो 63% तो ये करते थे, डायरेक्ट रूल करते थे, और इनडायरेक्ट रूल बाकी 78% जो है पॉपुलेशन इंडिया का, वो सब कॉन्टिनेंट इनके इलाके में। जैसे ये डायरेक्ट कितना करते थे, डायरेक्ट रूलिंग करते थे वो 63%, लेकिन बाकी जो बचे वाले जो भी सब कॉन्टिनेंट जो भी राजा महाराजा थे तो भी इनके अंडर में थे। ओके, तो इनको पूरे इंडिया में इस तरह, तो उनका पूरे इंडिया में ही रूल था, इनका ये जो ब्रिटिश रूलर्स थे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ ये भी इम्पोर्टेंट है, एल्सवेयर। वैसे तो हमारा लेसन खत्म हो गया, एल्सवेयर जो बाकी है, स्लेव ट्रेड इन साउथ अफ्रीका, I will tell you in further video. Okay, and after this video I will send you these all exercise. Okay.